अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। सच न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और मैं हूं उरूज फातिमा। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि ईद पर लॉकडाउन में नरमी से अवाम एहतियाती तदाबीर से गाफिल हो गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो हुकूमत को लॉकडाउन सख्त करने पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। अवाम हुकूमती SOPs पर अमल करें। ये रहा इस ईद के ऊपर कि SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईद के फौरन बाद हुकूमत जाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायजा लेगी और अगर ज़रूरत समझी गई तो अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हम अगर इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो जिंदगी का सिलसिला भी चल सकता है, रोजगार का सिलसिला भी चल सकता है और बीमारी के फैलाव को रोका भी जा सकता है। लेकिन अगर हमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो न सिर्फ ये कि बीमारी भी फैलेगी बल्कि लॉकडाउन भी करना पड़ेगा और उससे हमारी जिंदगियां मुश्किल होंगी और पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर भी गहरी चोट लगेगी। तो इस हवाले से मैं एक बार फिर आपसे इस्तदा करना चाहता हूं कि खुदारा इस बीमारी के फैलाव को रोकने का सबब बने, इसको फैलाने का सबब ना बने। और इसका तरीका भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, पुरहजूम जगहों पे मास्क पहन के जाएं और तमाम SOPs दुकानों पे, मसाजिद के अंदर, बाकी तमाम जगहों पर उनकी पाबंदी करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस का शिकार अफराद की तादाद 56,349 तक जा पहुंची, जबकि 1167 लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अब तक 17,400 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 10,049 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,748 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अब तक मजमूई तौर पर 4,83,656 टेस्ट किए जा चुके हैं। मूजी वबा ने मजीद 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की तादाद 1,167 हो गई। कोरोना के शिकार 17,482 अफराद सेहतयाब हो गए। सिंध में कोरोना से 22,491 और पंजाब में 20,077 अफराद मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वबा ने 7,905, बलोचिस्तान में 3,407 लोगों को मुतासिर किया है। इस्लामाबाद में 1,641, आजाद कश्मीर में 209 और गिलगित बल्दिस्तान में 619 लोग वायरस का शिकार हुए। दुनिया कोरोना के शिकंजे में मुख्तलिफ ममालिक में 55 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अमवात की तादाद 3,47,000 से तजावुज कर गई है। 23 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां मरीजों की तादाद 17 लाख के करीब है, जबकि मरने वालों की तादाद 99,000 से जायद है। अमरीका में अब तक 4,51,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इसी तरह ब्राजील में मरीजों की तादाद 3,65,000 से जायद है और 22,000 से जायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। रूस में मरीजों की तादाद 3,52,000 से जायद है और 3,600 से जायद अफराद जान की हार चुके हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क स्पेन है, जहां मरीजों की तादाद 2,82,000 से जायद है, जबकि इंग्लैंड में मरीजों की तादाद 2,60,000 के करीब है। इसी तरह इटली में 2,29,000 से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। इसी तरह तुर्की में 1.5 लाख, जबकि इंडिया में 1,32,000 से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। इसी तरह बेल्जियम में 57,000 से जायद मुतासर, 9300 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। मेक्सिको में भी 7300 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के कोरोना से मुतालिक बयान पर बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का बयान कोरोना के हवाले से सामने आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखें, हमने तो पहले ही तमाम हमारे जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल जो लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान ने वक्तन फौक्तन ये बताया कि ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है।
लेकिन पता नहीं किसी वजह से हुकूमत से हमारी बात नहीं सुनी गई और इसकी वजह से आज ये जिसका शक था हमें, जिसका शुबा था, जिसकी हमें परेशानी थी, हमें एप्रीहेंशन था, और वो अभी हमें नजर आ रहा है। और जफर मिर्जा साहब ने बड़ी मेहनत की, बल्कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब चूंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमने लॉकडाउन को बहुत रिलीज कर दिया, लोगों को घर से निकाल दिया, लोगों ने किसी ने भी SOPs को फॉलो नहीं किया और ना ही करना था। ये बात तो समझ में पहले भी आई, लेकिन ये सारी बातें अभी ईद में भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है, किसी तरीके से भी हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, टेलीविजन पे सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है और ये सब ऐसी बातें हैं तो जिसका असर आम आदमी ले रहे हैं। और वो तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको बालाए ताक रख के लोगों ने शॉपिंग भी की, ईद भी मिले और एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मजीद जून तक, पहले हफ्ते में जून तक जो है हमारी परेशानियां ये बरकरार रहेंगी। अगर ये सूरत हाल मजीद रहता है तो ये इस तरह से तेजी में इजाफा होता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत की जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। अवाम पे अगर छोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे। हुकूमत को एक बहुत अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा जिसमें कि इस बीमारी के फैलाव को भी रोका जाए, और जब लोगों को इससे रोका जाएगा, बीमारी के फैलाव से रोकने की जो इक़दाम किए जाएंगे, उससे जो फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लोगों को होगी उसका भी इंतजाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर सख्ती से अगर इस पर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि थोड़े दिन की ये सख्ती होगी, उसके बाद आप इसमें रिलैक्सेशन कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे कि आपने सेहत की मिनिस्ट्री को सिफारिशात भी दी कि लॉकडाउन को ना खोला जाए, लॉकडाउन को रहने दिया जाए, मगर ऐसा क्यों है सिर्फ चंद दिनों के लिए, ईद के दिनों के लिए, और उसके ऊपर भी अवाम ने कोई SOPs नहीं की? तो किस तरह से देख रहे हैं कि लॉकडाउन को नरम नहीं करना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये तो हम तमाम लोग पहले भी करते रहे हैं और हमने तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तो 22 जनवरी से हम कह रहे हैं कि इसका प्रॉपर इंतजाम किया जाए। पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जिसपे तमाम सूबे जो है वो अमल करें और तमाम लोगों को बारहा बताया जाए, मीडिया के जरिए बताया जाए। तमाम हमारे जो हमें खुशी है कि हमारे जो सरकार के लोग हैं, जो हमारे जिम्मेदारान हैं, वो अब इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं और आके कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि ये चीज काश अगर ये पहले ही हमारे जो हुक्मरान हैं या दूसरे लोग सब एक साथ मिल के, हमारी अपोजिशन की पार्टी, हमारे रिलीजियस पार्टी, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, सब मिल के अगर ये जो आज बात हो रही है, यही बात हम अगर 1-2 महीने पहले कर रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव स्टेप लेना पड़ेगा हुक्मरान को और यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैं तमाम लोगों से रास्ते में हूँ। पंजाब का भी यही हाल है, बलूचिस्तान में भी केसेस बढ़ रहे हैं, KPK में तो और ज्यादा केसेस हो रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि चूंकि अभी जो टेस्ट कैपेसिटी है, जो लोग जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो भी कम किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका पता नहीं चल रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है। लोगों के पास अब मैं समझता हूँ कि 90% जो है अस्पतालों में बिस्तर जो है, कहीं पर 100% बिस्तर ऑक्यूपाइड हो गए, कहीं पर 90-95% ऑक्यूपाइड हो गए। और मैं बहुत सारे लोगों को टेलीफोन रिसीव कर रहा हूँ, उनको कहीं अस्पताल में भेजता हूँ तो वहां पर कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है उनको दाखिले के लिए। कहीं पर सेंट्रल कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है जहां से ये मालूम किया जाए कि किस अस्पताल में वेंटिलेटर खाली है, किस अस्पताल में बेड खाली है। तो लोग अब जो है लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं, रास्ते में परेशान है, अपने प्यारों को लेके कोरोना के सिम्टम के साथ वो रोड पे घूम रहे हैं। कराची शहर में तो जगह नहीं है और दूसरे शहर में भी यही सूरत हाल है, कमोबेश, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं पे बिस्तर अवेलेबल है अभी। और अभी अगर यही सूरत हाल बढ़ती रही तो अगले 4-5 दिनों में वहां पर भी प्रॉब्लम शुरू होगी। तो मैं तमाम
प्रोविंस के जो हेड्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो गवर्नर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके मौसर इक़दाम किए जाए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो इस बात को समझें और मीडिया ज्यादा से ज्यादा ये बताए कि कोरोना एक हकीकत है और इससे बचना चाहिए, इसके बचाव के तदाबीर अपनानी चाहिए और अपने आप को भी बचाएं और अपने प्यारों को भी बचाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि जान है तो जहान है, तो प्लीज इस पे अमल करें। सही, जान है तो जहान है। कोरोना से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाना जरूरी है। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के बयान से मुतल्लिक अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। पायलट दी गई ऊंचाई से भी दुगनी ऊंचाई पर जहाज को उड़ा रहा था। पहली बार लैंडिंग के वक्त जहाज की स्पीड बहुत थी, जबकि बदकिस्मती से जहाज के वैली लैंडिंग के पर पायलट ने दोबारा जहाज को 3000 फुट की ऊंचाई पर उड़ा लिया था। तहकीकाती टीम ने सिविल एविएशन से फ्लाइट का मुकम्मल डेटा लेकर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। उधर हादसे के मुकाम पर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए तहकीकाती टीम मौके पर भी पहुंची और हादसे में तबाहशुदा इमारतों के स्ट्रक्चर की जांच पड़ताल की। दौरे के मौके पर इस बात का तयन किया गया कि कितनी इमारतें जुज़वी और कितनी मुकम्मल तबाह हुई हैं। PIA के साथ सिविल एविएशन समेत सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें मुश्तरका काम कर रही हैं, जबकि तहकीकात मुकम्मल करने के बाद हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले की जाएगी। कराची में गिरने वाले कौमी एयरलाइन के तैयारे की सैटेलाइट फुटेज सच टीवी ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारा पहली मर्तबा लैंडिंग की कोशिश में नाकामी के बाद दोबारा हवा में बुलंद हुआ। हवा में चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश कर गया। PIA के तबाह होने वाले तैयारे के हादसे से चंद मिनट कबल रिकॉर्ड किए गए एनिमेशन मनाजिर सामने आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एनिमेशन मनाजिर में देखा जा सकता है कि PIA का तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा हवा में बुलंद होता है। पायलट कंट्रोल टावर को दोबारा लैंडिंग करने की इतला देता है। कंट्रोल टावर जहाज को 3000 फीट की बुलंदी पर रखने का कहता है और तैयारा घूमकर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ मुड़ता है। इस दौरान जहाज 3000 की बजाय 2000 और फिर 1800 फीट की बुलंदी पर आ जाता है, जिस पर कंट्रोल टावर पायलट को कम बुलंदी की वार्निंग देता है। पायलट अचानक से इंजन फेल होने की इतला देता है और फिर मेजे मेजे की कॉल देता है, जिसके बाद तैयारा मैप से गायब हो जाता है। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले रावलपिंडी के 3 दोस्त भी शामिल थे। उनकी मैयतें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गई हैं। हादसे में 2 कजन और उनका एक दोस्त जाँ बहक हुआ है। राजा आसिफ और सैयद दानिश आपस में कजन थे। उनकी मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई हैं। दोनों भाइयों के दोस्त मलिक ज़ीशान की मैयत भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई है, जहां हल्के के MNA आमिर कयानी और खुरम नवाज ने मैयतें वसूल की हैं। लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी मलीर में हादसे का शिकार हो गई थी। अफसोसनाक हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सेल्फी का जुनून जान का दुश्मन बन गया है। पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में सेल्फी बनाते हुए 3 बहनों समेत 5 अफराद दरियाए चनाब में डूब गए हैं। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि सेल्फी का जुनून जान का दुश्मन बन गया। पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में सेल्फी बनाते हुए 3 बहनों समेत 5 अफराद दरियाए चनाब में डूब गए हैं। अलीपुर रोड पर इब्राहिम वाली पतन के करीब 4 बहनें और उनका कजन दरिया में डूब गए। रेस्क्यू राय के मुताबिक हादसा दरिया चनाब के किनारे सेल्फी बनाते हुए पांव फिसलने के बायस पेश आया। मकामी अफराद ने एक लड़की समेत एक शख्स को जिंदा हालत में दरिया से निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक दरिया में डूबने वाली 3 बहनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया गया है कि 5 बहनें अपने कजन के हमरा सैर तफरी के लिए दरिया चनाब पर गई थी, जहां सेल्फी लेते हुए 3 बहनें और उनका कजन दरिया में डूब गया। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी पतोकी में सेल्फी लेने के दौरान 24 साल नौजवान दरिया में डूब गया था। 24 साल दिल लाहौर सदर कैंट का रिहायशी था, जो फैमिली के साथ छुट्टी मनाने आया था। कबल अजीम वादी स्वाद के सियाती मुकाम बहरीन की सैर करने आए। कराची से ताल्लुक रखने वाले शख्स और उनकी बेटी सेल्फी बनाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए थे। कराची तैयारा हादसा, PIA के साथ रुकनी तफ्तीशी टीम का हादसे के मकाम का दौरा। हादसे की तहकीकात में मुआवनत के लिए फ्रांसीसी टीम दौरा शेड्यूल कर चुकी है। PIA, CAA और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें मुश्तरका तहकीकात कर रही हैं। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जारी है। PIA की तफ्तीशी टीम ने हादसे की जगह पर नुकसान का जायजा लिया। टीम ने हादसे से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर किया। तफ्तीशी टीम ने अपनी कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं।
जदीद आलात से लैस टीम बिल्डिंग मटेरियल का जायजा ले रही है। हादसे के नतीजे में तबाहशुदा इमारतों के स्ट्रक्चर को जांचा जाएगा। जायजा लिया जाएगा कितनी इमारतें जुज़वी और कितनी मुकम्मल तबाह हुई। 7 रुकनी टीम जाए वक़ुआ पर नुकसानात का तखमीना लगाएगी। PIA और CAA सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें मुश्तरका काम कर रही हैं। हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले की जाएगी। अब तक 59 लाशों के DNA ले लिए गए हैं, जबकि हादसे के मकाम के अतराफ सिक्योरिटी सख्त है। ईद का दूसरा रोज भी सादगी से मनाया जा रहा है। समाजी फासला रखे शहरी जहां इज्तिमाई सरगर्मियों से परहेज कर रहे हैं, वहीं कराची के तैयारा हादसे ने भी दिलों को उदास कर रखा है। पिकनिक पार्क्स, फूड मार्केट्स सब सूनी पड़ी हैं। ईद का तस्वुर हमेशा ही से सहर अंगेज और खुशकुन रहा है। ये लफ्ज समातों में कुछ ऐसी मिठास घोल देता है कि जिस्म का अंग अंग खुशियों से चहकने लगता है। लेकिन आज ईद बहुत बोझल कदमों से दरवाजे पर मौजूद है और कुछ ऐसे रूखेपन से दस्तक दे रही है जैसे इसका भी दिल यही चाहता हो कि दरवाजा न खुले तो अच्छा है। ऐसी सूनी सूनी रूठी रूठी ईद कभी देखी न सुनी, गोया अब के ईद मनानी नहीं गुजारनी है। शायद हाली ने इसी से मुताल्लिक कहा था, रह गया देकर चांद दिखाई, चांद हुआ पर ईद न आई। मुल्क भर में शहरों की रौनकें मांद पड़ी हैं। गली गली सूनी और पार्क्स के दरख्तों की ठंडी छांव भी शहरियों को महसूर नहीं कर पा रही। ना नमाज़े ईद में गले मिल सके और ना अब दूसरे रोज इकट्ठे बैठकर खाना खा सकते हैं। ईद या कोई भी त्योहार, इस्लामाबाद पुलिस के जवान अपनों से दूर शहर इक्तदार का अमन और अमान बरकरार रखने के लिए चेक पोस्टों और नाकों पर अपने फराइज की अंजाम दही में गुजारते हैं। फर्जशनास पुलिस एहलकार कहते हैं कि फराइज की अदायगी में फख्र महसूस करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। छोटी मीठी ईद पर जब हर कोई अपने रिश्तेदारों और प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए जा चुके हैं, वहीं इस्लामाबाद पुलिस के ये जवान अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए दिलजमी से ड्यूटी पर मामूर हैं। पुलिस जवानों का कहना है कि ईद तो होती ही अपनों के साथ है, लेकिन जब ये वर्दी पहन ली तो फिर अपने इसी वादे को निभा रहे हैं और अपने फराइज को इबादत समझकर अदा कर रहे हैं। हमारी ईद तो इसी में है कि लोग पुरसकून तरीके से खुशियाँ मनाएं। ज्यादा ड्यूटी होती है अक्सर, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर छुट्टी मिल जाए तो चले जाते हैं, नहीं तो ईद के बाद चले जाएंगे। जारी का ड्यूटी है, आवाम के जानो माल की हिफाजत भी हमें नहीं करनी है। ईद हमारी सड़कों पे होती है, जारी बात है आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, तो लिहाजा फिर ईद तो छुट्टियां बंद होती हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो फिर चले जाते हैं घर। 2 ईदें गुजार लेते हैं यहाँ पे। एक पुलिस एहलकार ने तो शायरो शायरी से अपनी मजबूरियां भी बताई, अपनों से दूर होने का दुख भी बयान किया और हंसते चेहरे के साथ कहा कि अब तो 2-2, 3-3 ईदें इन्हीं चेक पोस्ट और थानों में गुजर जाती हैं। छुट्टियां तो खैर जब हम पुलिस में आ जाते हैं तो छुट्टियों को खैराबाद कह देते हैं, ये वाली बात तो ना पूछे। पहले आती थी आले दिल पे ऐसी, अब किसी बात पे नहीं आती। बस एक शिकवा होता है कि लोग जो है ना हमारी कुर्बानी को तंग करने का नाम देते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हमारी तो इंशाल्लाह इन्हें अवाम के साथ ही गुजरती है, इनकी जानो माल की हिफाजत की हमने हल्क उठाया हुआ है। नाकों पर मामूर ड्यूटी करने वाले जवानों का कहना है कि ईद पर वो ड्यूटी के दौरान अपने अजीजों, रिश्तेदारों और प्यारों को टेलीफोन करके और वीडियो कॉल करके मुबारकबाद देते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। जब हर कोई ईद की खुशियां अपनों के साथ मना रहा होता है तो पुलिस के ये जवान ईद पर अपनों से दूर अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं। कैमरामैन अर्शद सती के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वबा की वजह से जहां शहरियों को ईद सादगी और तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाने का कहा गया है, वहीं पार्क्स भी बंद कर रखे हैं। शहरी कहते हैं कि सैर से बाटा तो ईद का हुस्न है, बच्चे खुश हो जाते थे, मगर इस दफा जो सूरत हाल है, हम सबको चाहिए कि घरों में रहकर ईद मनाएं। कोरोना की वबा ने ईद पर अपनों को अपनों से दूर कर दिया। जो पहले ईद पर गले मिलते थे अब हाथ मिलाने से भी गए। शहरियों का कहना है एहतियात जरूरी है, जिंदगी रही तो अगली ईद को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। एहतियात भी जरूरी है और ईदें भी होती रहती हैं, लेकिन ये कि इस दफा थोड़ा सा गुजारा कर लें जैसे होता है। इस बार हम मिस कर रहे हैं, पहले जब हम जाते होते थे, इस बार हम अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। शहरी इक्तदार के बासी कहते हैं दावतें और दोस्त याद तो आ रहे हैं, क्या करें मजबूरी है, जा नहीं सकते। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लोग जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना वबा है, इसलिए इस बार घरों में करना है। शहरियों का मजीद कहना था कि अब घर पर ईद के दिन गुजारने के लिए प्लान बना लिया है, हालात बेहतर होंगे तो फिर मिल बैठेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ
पाकिस्तान कुदरती हुस्न का शाहकार है। इसमें बर्फपोश वादियां, ठंडे मीठे पानी के झरने, आंखों को फरहत बख्शने वाले खूबसूरत सयाहती मकामात और दिल लुभाने वाले कस्बात और सरसब्ज गांव हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एतराफ में फैला खूबसूरत मारगला हिल नेशनल पार्क भी है। ऐसा ही एक खूबसूरत और पुरफजा मकाम है जिसकी सैर करवाएंगे कामरान चौधरी। मारगला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद की शुमाली हुदूद में वाक़ है। ये पार्क 1980 में बनाया गया जो तकरीबन 17,386 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे ऊंची चोटी टीला चिरूनी की ऊंचाई 1,604 मीटर है। इस पार्क में 8 ट्रेल्स, मुख्तलिफ जगहों समेत दामन को, पीर सोहाबा, शक्करपड़ियाँ, सकाफती कॉम्प्लेक्स और लेक व्यू पार्क सयाहों की तवज्जो का मरकज है। मारगला हिल्स को हिमालय के सिलसिले का ही हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी जरखेज है जिसकी वजह से इन पहाड़ों ने सब्जे की चादर ओढ़ रखी है। इन पहाड़ों पर कचनार, देवदार और बेड़ के दरख्त भी हैं, मगर ज्यादातर संतहे के छोटे कद के झाड़ी नुमा दरख्त हैं, जिन्होंने तमाम मारगला की पहाड़ियों पर कब्जा जमाया हुआ है। मारगला हिल्स में मुख्तलिफ किस्म के जानवर, चीते, बंदर, गुलहरियां, हिरन, सुनहरी गीदड़ और सुर्ख लूमड़ और रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। साथ साथ ठंडे पानी के चश्मे भी जा बजा मौजूद हैं। सैरो तफरीह के शौकीन हजरात के लिए यास्मीन कॉर्नर 15 मीटर, म्यूजिकल लॉज 18 मीटर, सैदपुर गांव 15 मीटर, शाहदरा वॉल 13 मीटर पहाड़ी ट्रैक बनाए गए हैं। मारगला हिल्स में बनाए गए तमाम ट्रेल्स कुदरती हुस्न से भरपूर हैं, महफूज तरीन और सयाहों की जरूरत के मुताबिक सहूलियात से आरास्ता हैं। परिंदों के शौकीन हजरात के लिए मारगला के ट्रेल्स किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पूरा साल बहुत ही खूबसूरत परिंदे देखने को मिलते हैं। मारगला हिल्स में 8 ट्रेल्स बनाए गए हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ खुसूसियात के हामिल हैं, आसान, खूबसूरत और नजारा परवर हैं। पहले 6 ट्रेल्स को 1 से 6 तक नंबर दिए गए हैं जो बिलतरतीब सैदपुर ट्रेल और बरी इमाम ट्रेल हैं। वजीर आजम इमरान खान ईद की तातीलात नथिया गली के पुरफदा मकाम पर गुजार रहे हैं और बगैर किसी प्रोटोकॉल के वॉक भी करते रहे। वजीर आजम इमरान खान ईद उल फित्र की तातीलात पर सियाहती मकाम नथिया गली में मौजूद हैं। वजीर आजम ने नथिया गली, निमली, मीरा रोड पर सुबह वॉक भी की। इस मौके पर वजीर आजम ने मकामी अफराद से गपशप भी लगाई और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से पूछा। वजीर आजम इमरान खान बगैर किसी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के वॉक करते रहे। मकामी अफराद ने वजीर आजम को अपने दरमियान पाकर मसरत का इजहार किया। शादी ब्याह का मौका हो या ईद का त्यौहार, खवातीन अपने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अच्छे अच्छे कपड़े जेब तन करने के अलावा खास डिजाइन वाले जूते भी साथ जरूर पहनती हैं। तमाम सिंगार के बाद रंग बिरंगी चूड़ियां अपनी कलाइयों में पहनती हैं, जिसके बाद उनके हुस्न में मजीद निखार आ जाता है। चूड़ी जनूबी एशिया की सकाफतों का एक अहम तरीन जुज है। चूड़ियों की सुरीली खन खन की आवाज माहौल को सैर अंगेजी बख्शती है। यूं लगता है जैसे हसीन और दिल मोह लेने वाला अंदाज अपनाए हुए किसी चांदनी की दमक ने अपनी लपेट में ले लिया हो। आंखों को रौनक और जिंदगी की खनक को अया करती ये रंग बिरंगी चूड़ियां कलाइयों की जीनत को बढ़ाने में उम्दा किरदार अदा करती हैं। खवातीन कपड़ों की मैचिंग चूड़ियों से अपनी कलाइयां सजाने को अपने मेकअप का जरूरी हिस्सा समझती हैं। इनकी कलाइयों में चूड़ियों की मौजूदगी शख्सियत को एक रंगीन रूप में तब्दील कर देती है। इसके बगैर लड़कियों की ना ईद अधूरी होती है। चूड़ियाँ उसके बगैर कोई मैचिंग पूरी नहीं होती। लड़कियों का सबसे बड़ा शौक ही चूड़ियाँ पहनते हैं, इसको बच्चियाँ लड़कियाँ खासतौर पे। तो बस ये कि ईद की एक चूड़ियाँ भी ईद की खुशियों में चूड़ियों का भी अहम किरदार है। यूं तो चूड़ियों की कई इकसाम हैं, लेकिन कांच की चूड़ियां न सिर्फ अपनी रंगीनी में सबसे मुनफरद दिखाई देती हैं, बल्कि खुशनुमाई में भी अलग मकाम रखती हैं। यही वजह है कि खुशी का कोई भी मौका हो, खवातीन की तैयारी चूड़ियों के बिना नामुकम्मल है। चूड़ियों के बगैर ईद नामुकम्मल है और चूड़ियाँ नहीं होंगी तो लगता है ईद नहीं होगी। चूड़ियाँ तो ईद की रौनक है, तो चूड़ियाँ तो अहमियत तो रखती होगी। ये बच्चियों के हाथों में अच्छी लगती हैं और ईद पे चूड़ी मेहंदी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। आम दिनों की निस्बतन ईद और दीगर त्योहारों पर इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। हर खवातीन अपनी हैसियत और पसंद के मुताबिक चूड़ियाँ खरीदती हैं।
कराची में ईद के दौरान भिखारी माफिया सरगर्म हो गया है। असल हकदार मुस्तहिक अफराद मुंह देखते रह जाते हैं, फ्रॉडिये हाथों से खैरात छीन लेते हैं। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। भिखारी ट्रैफिक सिग्नल्स और बाजारों से उठकर अब आपके घरों की दहलीज तक जा पहुंचे हैं। तो माशरे में इन भिखारियों और गुर्बत की लानत को कैसे खत्म किया जाता है, आइए जानते हैं। कहते हैं हकदार को उसका हक देना चाहिए, लेकिन आज के इस तेज दौर में हम इतनी जल्दी में हैं कि सदका खैरात फौरी जेब से निकाल कर सामने वाले को दे देते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ये शख्स मुसलसल एक जगह पर खड़ा है और सैकड़ों अफराद के आगे हाथ फैला रहा है, लेकिन वक्त को बचाने और कमजोर दिल के हाथों मजबूर बगैर किसी सोच के जेब से पैसे निकालते हैं और भिखारी के हाथ में थमा देते हैं। कई साल पहले की बात करें तो गदागर गली और मोहल्लों में नजर आया करते थे। इन गदागरों की खास बात ये थी, एक बार हाथ फैलाने के बाद दूसरी बार ये भीख नहीं मांगते थे और खामोशी से आगे बढ़ जाते थे। अगर आप इनको एक बार नाराजी से इनकार करने के बाद दोबारा भीख देने की कोशिश करते थे तो ये गदागर भीख लेने से साफ इनकार कर दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता असल गदागर गायब हो गए और एक माफिया मार्केटों, दुकानों, चाय खानों, होटलों और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के बाहर नजर आता है। ये माफिया इतना मुनज़्ज़म और ताकतवर होने के साथ बेहिसी के आला दर्जे पर फाइज है। जब तक आपसे पैसे ना ऐंठ ले आपकी जान नहीं छोड़ता और भीख ना मिलने पर अजीब तरह से शक्लें बनाता है और बाज़ औक़ात बद्दुआ देते हुए आगे बढ़ जाता है। नहीं देखें, ये तो इधर रोड पे जितने लोग ज़्यादातर फिर रहे हैं ये माफिया ही है तकरीबन, क्योंकि इनको अगर आप नहीं देंगे तो ये आपसे बदतमीज़ी भी करते हैं। तो जो लोग मुस्तहिक हैं वो कभी आपसे बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे और ना वो इस तरीके से आपसे मांगेंगे। तो ढोंगी हैं, हम समझते हैं कि हमने इनको दे दिया, बस चलते फिरते आ रहे हैं तो हमने जन्नत कमा ली, या हमारा ज़कात अदा हो गई या खैरात अदा हो गई, सदका जो भी हम दे रहे हैं। नहीं, इनका देना जायज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो पेशेवर फ़कीर है, इनका पेशा है। जो बंदा इज्जतदार दिखेगा तबका वो बंदा उससे बेहतर है। तहकीक करे बंदा किसको दे रहा है। पैसे जो हैं आपके वो बिल्कुल सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ये जितने भी रोडों पे गदागीर घूम रहे हैं ये इनका यही काम है रोज़ाना का। बैंकों में भी आ जाते हैं, दुकानों में भी आ जाते हैं, ये देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते। इस माफिया का एक गिरोह ऐसा भी है जो तरह तरह के हथकंडों से आपको भीख देने पर मजबूर करता है। मसलन गाड़ियों के शीशे साफ करना, छोटी मोटी चीजें आपको दिखा कर कहते हैं भीख ना दो ये खरीद लो। लोग ऐसे मांगने वाले की इमदाद भी करते हैं और उससे चीजें भी नहीं लेते। तो इस माफिया के कारिंदे की जीत होती है। मकराम कहते हैं कि हमें तयन करना होगा कौन हकदार है और कौन जालसाज। हमारे माशरे में लोग बगैर सोचे समझे, ट्रैफिक का सिग्नल लाल हो गया, गाड़ी रुकी हुई है, चारों तरफ से फकीर आ गए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, 100 रुपये उसको दे दिए, 500 रुपये से 1000 उसको दे दिए। वो समझ रहे हैं कि मैं ज़कात निकाल रहा हूँ या मैं खैर ख्वाही भलाई कर रहा हूँ। उन्हें पता नहीं कि ये प्रोफेशनल गदागर, बेगर, मांगने पर वाले, उनका काम ही यह है कि वो सुबह से शाम तक पब्लिक को धोखा देकर अल्लाह के नाम पर पैसे जमा करते रहें और शाम को जाकर हीरोइन पिएं और सिनेमा में जाकर शो देखें और शराबें पिएं और बदमाशियाँ करें। नाइंसाफियाँ हैं सिस्टम के अंदर और आवाम भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं अमल उसको अंजाम नहीं दे सकते, मुस्तहक को तलाश नहीं कर सकते। आज लोगों ने इसको कारोबार बना लिया। हद तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान भी ये माफिया सड़कों पर बगैर किसी एहतियाती तदबीर के घूमता दिखाई देता है, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है ये माफिया सरकार से ज्यादा ताकतवर है। हम अगर सोच विचार से काम लें तो सड़कों से ऐसे लोगों का सफाया हो सकता है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। अब जिक्र करेंगे मकबूजा वादी का। तो खजान रसीदा वादी कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। नौजवानों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना भी बनाया गया।
وادی جنت نذیر بھارتی فوج کے مظالم کی ان گنت داستانوں کے امین زمین کا چپا چپا مکینوں پر ٹوٹے کیر و کسب کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک طرف وبائی حملوں نے کشمیریوں کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تو دوسری طرف بھارتی درندہ صرف فوج ہے کہ ہر روز مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلنے میں مصروف ہے۔ شام ڈھلتے ہی خون آشام بھارتی اہلکار انسانوں کو شکار بنانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں نوجوانوں کا قتل عام معمول بنا ہوا ہے۔ اغوا، لوٹ مار اور عصمت دری بھارتی فوج کا اشعار بن چکا ہے۔ بھارتی فوج وادی میں انسانیت کی تذلیل کی تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ اس کے باوجود اقوام عالم نے صورتحال پر معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک اور عید دہشت و وحشت کے سائے میں گزر گئی۔ جبری پابندیاں برقرار رہیں، بنیادی انسانی حقوق بھی معطل رہے۔ لاپتہ کشمیریوں کے اہل خانہ پیاروں کو یاد کر کے روتے رہے۔ مظاہروں کے خوف سے قابض انتظامیہ نے چپے چپے پر اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ وادی جنت نذیر میں ایک اور عید آئی اور خاموشی سے گزر گئی۔ خزاں رسیدہ مرجھائے چہرے امید بہار میں سراپا انتظار ہی رہے۔ ننھے بچوں کی معصوم نگاہیں لاپتہ کیے گئے والد کی راہ تکتی رہیں۔ مائیں لختے جگر کو دیکھنے کی آس میں تڑپتی رہیں۔ افسوس، عید گزر گئی۔ اپنے پیاروں کے انتظار میں بے چین دلوں کو قرار نہ آ سکا۔ عید کے موقع پر بزدل فوج نے ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ نماز عید بھی ادا نہ کرنے دی گئی۔ صدائے حریت سے خائف قابض انتظامیہ نے کرفیو مزید سخت کر دیا۔ وادی کے چپے چپے پر بھارتی فوج تعینات ہے۔ گلیوں میں گشت جاری ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت نے وادی میں گزشتہ سال 5 اگست سے مکمل کرفیو لگا رکھا ہے۔ قابض فوج کی مظلوم کشمیریوں کے خلاف نفرت انگیز کارروائیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آئے دن نوجوانوں کی ہلاکت اور جبری گمشدگیوں کے واقعات منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں گھروں میں گھس کر تلاشی اور مال و اسباب لوٹنے کا سلسلہ معمول بنا ہوا ہے۔ بزدل بھارتی فوج نے خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار بنا رکھا ہے۔ خوراک کی ترسیل پر پابندی ہے۔ علاج کی سہولیات تک رسائی ممکن نہیں۔ رابطہ سروسز بھی تاحال بند ہیں۔ سعودی حکومت کی کورونا کے خلاف حکمت عملی کامیاب نہ ہو سکی۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی سمیت ملک بھر کی مساجد بند کرنے کے باوجود بھی عید پر 2300 کیسز منظر عام پر آ گئے۔ سعودی عرب میں عید الفطر پر کورونا وائرس کے 2399 نئے کیسز سامنے آئے اور 11 اموات ہوئیں۔ اس طرح سعودی عرب میں اس مہلک وبا کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 72,560 ہو گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق دارالحکومت الریاض میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز کا اندراج ہوا ہے اور وہاں 742 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 611 نئے کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے اور جدہ میں 474 کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے دیگر اسلامی ممالک کی نسبت زیادہ سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ سعودی حکومت نے کورونا وبا کے آغاز سے اب تک مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ملک کی دیگر تمام مساجد کو نماز کے لیے بند کر رکھا ہے، جبکہ دیگر کئی اسلامی ممالک میں قواعد و ضوابط کے بعد نمازیں جاری ہیں۔ ایران میں کورونا وبا کے بعد زندگی معمول پر لوٹنے لگی۔ امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ قم کے حرم زائرین کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح ایران میں بھی کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد معمولات زندگی بحال کی جانب گامزن ہے۔ ایرانی حکومت نے مشہد میں امام رضا علیہ السلام اور قم میں جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک کو زائرین کے لیے کھول دیا ہے۔ عید کے دوسرے روز صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر، جموں اور لداخ میں موسم ابر آلود ہے لیکن موسم گرم بھی رہا۔ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم، جبکہ والائی اضلاع میں جزوی طور پر مطلع ابر آلود رہے گا۔
इसी तरह इस्लामाबाद और बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और श्रीनगर में भी मौसम गर्म रहेगा, ताहम दिन के कुछ औकात के दौरान बादल आसमान पर छाए रहेंगे। मेट ऑफिस के मुताबिक जम्मू में भी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जैकबाबाद, दादू, शहीद बेनजीराबाद, सिब्बी, मोंजेदाड़ो और लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तारीखी इमारत जहां पर वक़ार माजी की अक्कासी करती हैं, वहीं सकाफती विरसे की हैसियत भी रखती हैं। लाहौर में 350 साल पुराना दाईअंगा का मकबरा खस्ता हाली के बायस अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। आल इमारत, टूटा फूटा गुंबद और बुर्जियां, ये है मुगल बादशाह शाहजहां की दाई अल मारूफ अंगा का 1671 में बनाया गया मकबरा, जो कभी शानदार इमारत पर मुश्तमिल था, लेकिन वक्त की गर्दिश और अदम तवज्जही ने इसे खंडर में बदल दिया। बाग तो मुद्दत हुई अंजाम को पहुंच गया। मरकजी कमरे और उसके गिर्द 8 छोटे कमरों की छतों और दीवारों पर दिलकश काशीकारी का काम भी मध्यम होता जा रहा है। अजमत रफ्ता की दास्तां सुनाती इमारत की सैर को आए शहरी कहते हैं कि तहजीबी रिवायात के अक्कास कौमी विरसे की हिफाजत ना करना मुतल्लिका इदारों की नाअहली का सबूत है। जैसा ये बादशाहों ने बनाया हुआ था वैसे ही इसको फिर दोबारा से तमीर करना चाहिए। आज इसकी हिफाजत को देख के, इसकी सिचुएशन को देख कर लगता नहीं है कि ये हमारा कदीमी विरसा है। पाकिस्तान की कदीमी विरसे की जो है ना, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि हिफाजत करें। दाईअंगा के मकबरे को गुलाबी बाग के नाम से भी मंसूब किया जाता है। इसकी तामीर में संगे मरमर भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे कौमी विरसे की देखभाल के साथ साथ लोगों में तारीख का शऊर उजागर करने की भी ज़रूरत है, ताकि अनमोल तामीरात को उनके मकाम के मुताबिक इज्जत व तकरीम दी जा सके। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। तैयारा हादसे में शहीद पुलिस कांस्टेबल आसिफ और दोस्त दानिश की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया में अदा कर दी गई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा सोहेल राजा से। जी सोहेल। जी बिल्कुल, कराची तैयारा हादसे में जो शहीद होने वाले 2 अफराद की जो नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा ढोक चौधरिया के स्कूल में अदा की है, जबकि शहीद पुलिस एहलकार आसिफ और उसका दोस्त। इसी देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज। न्यूज बुलेटिन।